चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर की बात कल कर रहे थे हम लोग, है ना। इसमें दो तरह का हॉलो स्फीयर था, एक यूनिफॉर्मली चार्ज था, एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज था। तो यूनिफॉर्मली चार्ज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, है ना। ये मत सोचना कि गॉस लॉ वैलिड नहीं है, गॉस लॉ वहाँ भी वैलिड था, फ्लक्स वहाँ भी निकाल पाएंगे, लेकिन हम ई डॉट डी ए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला पाएंगे, तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर जो फील्ड था, यहां से x दूरी पे वो कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड x इनसाइड कितना था, जल्दी बोलो, 0 था। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के लिए x दूरी आउटसाइड पे, मतलब वो सेंटर से x दूरी पे वो पॉइंट है, लेकिन कहां पे है, आउटसाइड, मतलब दिस टाइम x इज ग्रेटर देन r। तो जल्दी से शुरू हो जाओ, खुद से ट्राई करो एक बार, सारा लॉजिक हम पूछेंगे आपसे, है ना। अब देखो, बाहर x दूरी पे फील्ड बताना है, बाहर, ठीक है, मतलब सेंटर से x दूरी है, लेकिन x दूरी क्या है, बाहर, ठीक है, फील्ड बताना। सेम सारा लॉजिक आप यहां पे लगा सकते हो जो वहां लगाए थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेना कुछ ऐसे, फिर इस चार्ज को पलट देना, स्फीयर को, चार्ज कन्फिग्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फील्ड बदल जाएगा, दैट मीन्स टेंजेंशियल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स फील्ड होगा तो किधर होगा, रेडियल होगा। तो पहला तो लॉजिक जैसे किए थे। दूसरा लॉजिक, यहाँ पे सेंटर से x दूरी, यहाँ पे भी फील्ड और यहाँ पे भी फील्ड, और हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये कैसे प्रूफ करें, तो यहाँ मान लो E1, यहाँ मान लो E2, इसको फाई एंगल से घुमा दो, तो चार्ज कन्फिग्रेशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा। बार बार वही काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो चार्ज कन्फिग्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर E1 और E2 बराबर नहीं हुआ तो फील्ड अलग हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। और ये दूरी क्या है, x। गॉसियन सरफेस कैसा लेना अच्छा होगा यहाँ पे, स्फेरिकल, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है। अगर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ले लेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो E को बाहर निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करें, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए बराबर इंटीग्रेशन E का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0, कॉस 0 कितना आएगा, 1। तो अच्छा, E कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, x दूरी पे हर जगह, तो E को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लो, और ये डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं है, डी ए मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, 4 पाई x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा फ्लक्स आपका E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर को गॉस लॉ से हम इक्वेट कर सकते हैं, किससे, फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब की बात, ये पूरा स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी ऐसे बोल सकते हो E बराबर KQ बाय एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये फील्ड, ध्यान से देखो तो ये फील्ड अगर चार्ज स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये फील्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा होता। अरे एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे रख देते तो भी तो x दूरी पे फील्ड इतना ही आता। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज के लिए, स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज के लिए आप मान सकते हो कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स ओनली। इनसाइड के लिए नहीं, इनसाइड पे तो 0 है, इनसाइड के लिए यहाँ Q मान लोगे तो x दूरी पे फिर KQ बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो रटने वाली चीज नहीं, लेकिन दिख रहा, ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना सामने में। अरे भाई KQ बाय एक्स स्क्वायर, ये किसका फील्ड था, पॉइंट चार्ज का, और यहां से x दूरी पे पॉइंट चार्ज मतलब सेंटर पे पॉइंट चार्ज,
मतलब ऐसे मान सकते हो कि अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकली सिस्टम है, स्फेरिकल है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल भी बोल रहे हैं मतलब चार्ज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए दिस स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर। लिखो ना, फिर भूल जाओगे, है ना। फॉर आउटसाइड पॉइंट स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर, लेकिन फॉर आउटसाइड पॉइंट, नॉट फॉर इनसाइड पॉइंट। अच्छा, तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया 0 फॉर r या x लेस देन r, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया kq बाय x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन r। ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो प्लॉट करने की कोशिश करें। देखो क्या बोल रहा है, अंदर तो फील्ड हर जगह 0 है, मतलब ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये x, ठीक है। तो अंदर हर जगह फील्ड 0 है, मतलब r दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, r दूरी पे कितना फील्ड है नहीं बता सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन r से जस्ट कम पे फील्ड क्या है, 0, और r से जस्ट बाहर फील्ड क्या हो जाएगा, r से जस्ट बड़ा नंबर रखेंगे। लिमिट में आप लोग मैथ में पढ़े होंगे r प्लस r माइनस या x प्लस x माइनस, तो क्या हो जाएगा KQ बाय r स्क्वायर, KQ बाय r स्क्वायर, जस्ट बाहर। मान लो ये हो गया आपका कितना, KQ बाय r स्क्वायर, है ना। और उसके बाद ये कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का फील्ड कैसे घटता है, खत्म। अरे खत्म, ठीक है। तो अब आप ट्राई करो, अब अभी एक स्फीयर है, लेकिन ये हॉलो स्फीयर नहीं है, मतलब इसमें चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा हर जगह। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में। Q जो है वो है रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, r इज द रेडियस, ठीक है, r इज द रेडियस। तो आपको अगेन फील्ड दो जगह बताना है, इसके सेंटर से x दूरी अंदर और इसके सेंटर से x दूरी बाहर, इसके सेंटर से x दूरी अंदर और इसके सेंटर से x दूरी बाहर। ट्राई करो जल्दी से, फिर हम समझाते जाएंगे बारी बारी। स्टार्ट करें। अब देखो इसमें हम उस चीज पे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे कि फील्ड रेडियल होगा, आप खुद प्रूफ कर सकते हो, अगेन एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, और फील्ड सेंटर से x दूरी पे बराबर बराबर होगा, तो वो अब हम उसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं कि फिर से करें 180 पे घुमा दो तो ये होगा, तो फील्ड देखो रेडियली आउटवर्ड है, चार्ज कन्फिग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, तो घुमा भी दोगे। एक गेंद ले लो मिट्टी का एकदम सॉलिड अंदर तक, और लेकिन एकदम एक जैसा अच्छे से बना हुआ, तो आंख बंद करके घुमा देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो चार्ज कन्फिग्रेशन में जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसके लिए भी फील्ड रेडियल होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, अरे होगा, फील्ड रेडियल होगा, कोई दिक्कत, और x दूरी पे बराबर बराबर हो, ठीक। तो चल ये मेरा स्फीयर है, ठीक है।
यहां से x दूरी इनसाइड पे फील्ड निकालना है, तो x दूरी पे कैसा गॉसियन सरफेस लेना चाहिए? स्फेरिकल। तो आप बार बार कर रहे हैं, ये समझा चुके हैं, ये मत सोचना कि रटा रहे हैं सर कि बराबर लेना चाहिए, स्फेरिकल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियल फील्ड आ रहा है ना। चलो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज मायने रखता है, क्यू इनसाइड मायने रखता है, बाहर वाला चार्ज मायने नहीं रखता। तो ये x दूरी पे जो गॉसियन सरफेस में जो चार्ज अंदर है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो वो मेरे हिसाब से हो जाएगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई एक्स क्यू। इसमें किसी को कोई दुख दर्द शंका तकलीफ हो तो बताओ। क्यू इन बराबर सिग्मा इंटू 4/3 पाई एक्स क्यू। कोई दिक्कत? अरे ये सिर्फ इसके अंदर का चार्ज है, ठीक। अगेन इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो ये कितना आ जाएगा? अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। देखो बाहर वाले चार्ज के गॉसियन सरफेस से बाहर जो चार्ज है उसका कोई तो इफेक्ट ही नहीं होता। तो बाहर है चार्ज, बिल्कुल पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट है नहीं, है कि नहीं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। अरे वैसे कैलकुलेट करेंगे जैसे पीछे किए, और इसको किससे इक्वेट कर देंगे? इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4/3 पाई एक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कट जाएगा, बस होने वाला 4 पाई नहीं 4 पाई है ना। बहुत को नींद आ गई कि 4 पाई कट गया, वो नहीं, ठीक है। ये बचेगा सिर्फ x, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो इनसाइड पॉइंट पे आएगा, इन जो इनसाइड पॉइंट पे आएगा, क्या बच गया? हाँ रो बच गया, हाँ रो। तो ये आ जाएगा रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो, तो ये फील्ड कुछ इस फॉर्मेट का है, एक कांस्टेंट Cx के फॉर्मेट का, है ना। मतलब जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे ना, फील्ड बढ़ेगा। अंदर में आप जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला एकदम याद हो जाए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कैसे होता है? रेडियली आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। एकदम फॉर्मूला याद होना चाहिए। अंदर में फील्ड कितना होता है? रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू के टर्म में लिख के देखें, क्यू के टर्म में भी याद रहे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो रो बराबर होता है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है ना। अरे 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से रो का वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड पॉइंट पे होगा वो हो जाएगा 3Q x बाय 3 इंटू 4 पाई आर क्यू। कोई दिक्कत? 3 से 3 मर जाएगा। अरे एप्सिलॉन भी होगा ना, एप्सिलॉन नॉट। तो E इनसाइड पॉइंट पे क्या आ जाएगा? ये K हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q x अपॉन आर क्यू। अभी भी देखो फील्ड लीनियर ही है, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट है। के क्यू बाय आर क्यू तो कांस्टेंट है ना, और के क्यू बाय आर क्यू तो कांस्टेंट है ना, बचा तो एक्स। तो अंदर में फील्ड कैसा है? लीनियर। तो सेंटर पे फील्ड क्या होगा? 0। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे फील्ड बढ़ता जाएगा। कहां तक?
r दूरी तक। अभी इनसाइड पॉइंट पे बात किए हैं, अब आउटसाइड पॉइंट पे बात कर लें, लगे हाथ। तो आउटसाइड पॉइंट पे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं k3/x² होगा, क्योंकि टोटल चार्ज वही इनक्लोज्ड है जो हॉलो स्फीयर में था और जो सॉलिड स्फीयर में है। फिर भी चलो बना देते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें टोटल चार्ज क्या है q। यहाँ से x दूरी पर फील्ड कैसा होगा, रेडियल होगा, और हर x दूरी पर फील्ड बराबर होगा। अरे समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड में सेम काम कर रहा है, कितना टाइम लगाओगे, अरे है ना। तो इंटीग्रेशन करोगे तो अगेन आएगा e इंटू 4π(x²). ये कहाँ से आया, ये आया इंटीग्रेशन e डॉट ds से, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा k3/x²। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। अच्छा यहां से देखो एक खास बात दिख रहा है, यहां पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अच्छा पिछले वाले में हम बात करना भूल गए थे, उस पर बात कर। आर इसमें भी फीड करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k3/r², और आर इसमें भी फीड करो तो आएगा k3/r²। मतलब अगर आप बाहर से अंदर जा रहे हो तो भी सरफेस पे फील्ड कितना आएगा k3/r², और अंदर से बाहर आ रहे हो तो भी सरफेस पे फील्ड कितना आएगा k3/r²। देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी पढ़े हो क्या, अभी नहीं पढ़े हो? अच्छा अभी फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलो कोई बात। तो यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और ग्राफ अच्छे से बना लेना, और फॉर्मूला अंदर और बाहर दोनों अच्छे से याद होना चाहिए। अंदर वाला दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यू के टर्म में भी और रो के टर्म में भी। तो अंदर में फील्ड ऐसे देखो लीनियरली बढ़ेगा, कहां तक, k3/r², और बाहर पॉइंट चार्ज की तरह घट जाएगा, बाहर पॉइंट चार्ज की तरह घट जाएगा। अच्छा पिछले सवाल में एक चीज खास बात देखे थे, ये जो सरफेस था, हम पिछले सवाल की बात कर रहे हैं हॉलो स्फीयर में, सिर्फ समझा दे रहे हैं। सरफेस के जस्ट अंदर फील्ड क्या था, 0, और जस्ट बाहर फील्ड क्या था, r+ लिख देते हैं, मतलब r से थोड़ा बड़ा, है ना। मतलब जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड और लिख लेना, जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा, मतलब चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, सरफेस पे, तब डिसकंटिन्यूटी आएगा फील्ड में। उसके एक साइड अलग फील्ड आएगा और दूसरे साइड अलग फील्ड आएगा। जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा, तब तक उसके दोनों तरफ फील्ड में क्या आएगा, डिसकंटिन्यूटी, मतलब दोनों तरफ फील्ड अलग अलग आएगा। लेकिन जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, जैसे यहां पे और कई जगह दिखाएंगे, जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा तो फील्ड में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा, फील्ड कंटिन्यूअस रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, वेन एवर देयर विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, फील्ड विल बी डिसकंटिन्यूअस अबाउट द सरफेस, है ना। अब डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन भी बदल सकता है, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए। और कंटिन्यूअस मतलब जो फील्ड का वैल्यू चलता आ रहा है वही चलता चला गया। देखो बढ़ते बढ़ते k3/r² हुआ और k3/r² से ही घटा, ऐसा नहीं कि कुछ और हो गया अचानक से। लेकिन इसमें याद करो, इसमें इसका फील्ड कैसा था, 0, और अचानक से r पे फील्ड क्या हो गया, k3/r², और फिर घट गया। याद आ रहा, अरे याद आ रहा। एक और एग्जाम्पल इसका हम दिखाए हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का, याद दिलाएं, याद दिलाएं। एक इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस जब था, कोई जरूरी नहीं कि इनफाइनाइटली ही हो, बट हम लोग पढ़े ना इसके इधर फील्ड सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके इधर फील्ड, देखो दोनों तरफ फील्ड डिसकंटिन्यूअस है, डायरेक्शन ही बदल गया। अरे ऐसा नहीं है ना कि इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे भी घटा या बढ़ा कुछ ऐसा, ऐसे एक कंटिन्यूटी में चलता रहा। याद करो इसका डायग्राम ऐसे बनाए थे, यहाँ पे फील्ड डिसकंटिन्यूअस था ना, अरे था ना, डिसकंटिन्यूटी इन द फील्ड। और आगे चल के एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी है S2 में, इसको प्रूफ करने का कि जब जब सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा तो फील्ड में क्या आएगा, डिसकंटिन्यूटी आएगा, और जब जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा तो फील्ड में डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा। बहुत बड़ा बात बोले हैं, ठीक है, लिख लो। whenever there will be surface charge density there will be discontinuity about it, and whenever there will be volume charge density there is no discontinuity in the field। ठीक है, वो ये नहीं बोलने कि फील्ड कांस्टेंट रहेगा, वैरी कर सकता, कर रहा वैरी, देखो, लेकिन हाँ कंटिन्यूसली ऐसे गया, ऐसे वैरी करते हुए चला गया। हाँ, अब ये नॉन डिफरेंशिएबल है, वो अलग फंडा, मैथ्स वाले सर बताएंगे आप कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी के बाद भी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकती है, जैसे यहाँ पे। और उसका सीधा तरीका जब एज बन जाए, शार्प एज बन जाए ग्राफ में, है ना, हाँ, तो वो कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल है और वो डिसकंटिन्यूअस ही है। तो डिफरेंशिएबिलिटी देखो, अब हम नहीं पढ़ाएंगे यार, सब चीज हम ही पढ़ा रहे हैं, चल। अब आपके लिए होमवर्क क्या, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, ठीक है, और दूसरा सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, और स्पेशली इसके अंदर का फील्ड लाइन हमको दिखना चाहिए, ठीक है। सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर का फील्ड लाइन हमको जरूर दिखना चाहिए, ठीक है। कोई ये बहाना नहीं बनाएगा कि सर अंदर वाला छोड़िए ना, ठीक है, अंदर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे अभी फील्ड तो लिख दिए ना, फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया ना, तो उसी से फील्ड लाइन बनाओ, उसी अनुसार। जैसे KQ/x² होता है तो पता चला दूर जाने पे फील्ड का डेंसिटी घटता है, रेडियल होता है, उसी के अनुसार तो पॉइंट चार्ज का फील्ड कैसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे। अरे कुछ याद आ रहा, अब दूर जाने पे देखो डेंसिटी घट रहा है ना। और फैराडे से कंपेयर भी कर सकते हो, अरे फैराडे से कंपेयर कर सकते हो ना, हे भगवान, फैराडे से कंपेयर करके दिखाए थे R दूरी और 2R दूरी पे, कि R दूरी पे जो स्ट्रेंथ था 2R दूरी पे वो स्ट्रेंथ 1/4 हो गया था, और ये फैराडे भी बता पा रहा था, कूलम सी नहीं, कुछ नहीं, कॉपी पलट के देखोगे नहीं तो समझ में कहाँ से है, ठीक है। तो अब अगला है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग, अभी गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही है, ये सब बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्फीयर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, हॉलो स्फीयर है ना। सॉलिड स्फीयर बोर्ड के सिलेबस में नहीं, बोर्ड के सिलेबस में है आपका पॉइंट चार्ज, फिर है हॉलो स्फीयर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज और इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। ये है ना बोर्ड में गॉस लॉ से, हाँ।
एनसीईआरटी में यही है। तो बस वही बोर्ड का सिलेबस हो गया। चलो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब याद करो, कूलम से निकाले थे हम, कितना आया था 2k लैम्डा अपॉन डी या x या r, मतलब जितना दूरी पे है ना। और x दूरी पे हर जगह फील्ड बराबर था, उस लाइन से x दूरी पे यहाँ पे भी फील्ड बराबर था और यहाँ पे भी फील्ड बराबर था और यहाँ पे भी फील्ड बराबर था, और फील्ड एक्सियल था या रेडियल था, बोल याद है, करवाए थे हम, समझाए भी थे। लेकिन यहाँ कूलम्स तो यूज करना ही नहीं है, बैंड है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये बताना होगा कि गॉसियन सरफेस कैसा लेना चाहिए, फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो फील्ड का डायरेक्शन ही बता दो, है ना, फिर गॉसियन सरफेस कैसा लोगे ताकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाए उससे, है ना। तो शुरू हो जाओ। ये लाइन चार्ज है, ठीक है। मान लिए फील्ड का तीनों कंपोनेंट है, रेडियल, एक्सियल और ट्रांसवर्स। मतलब ये अगर लाइन चार्ज है ना, तो मान लिए इसके कारण यहाँ पे फील्ड ऐसे है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट, एक रेडियल होगा, एक आपके तरफ होगा जिसको ट्रांसवर्स बोल रहे हैं, और एक ऊपर जिसको एक्सियल बोल रहे हैं, एक्सिस के अलावा, ठीक है। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसको पलट दो, पूरा का पूरा पलट दो यहाँ से 180 डिग्री। जैसे ही 180 डिग्री पलटोगे तो ये नीचे आ जाएगा और ट्रांसवर्स वाला अंदर चला जाएगा। रेडियल में कोई फर्क नहीं आएगा। यहां से ये प्रूफ हो गया एक बार में कि एक्सियल और टेंजेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। करेगा तो सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग फील्ड देने लगेगा। अरे होगा, पहला चीज ये प्रूफ कर दिया। दूसरा चीज, इससे x दूरी पे हर तरफ फील्ड बराबर होगा। मतलब इससे x दूरी पे एक सर्कल बना लो जिसका सेंटर कहां पे हो, पॉइंट वो लाइन पे, तो फील्ड हर जगह बराबर होगा। वो भी प्रूफ कर देते हैं। ये मान लो इधर का फील्ड हो गया E1 और इधर x दूरी पे फील्ड हो गया E2, ठीक है। इसको ऐसे घुमा दो 180 डिग्री से, तो E2 इधर आ जाएगा और E1 इधर आ जाएगा। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, फील्ड बदल गया। दैट मीन्स E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। मतलब अगर इसको टॉप से देखोगे, ऊपर से एकदम, तो ये एक पॉइंट ऐसे दिखेगा, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट दिखेगा ऐसे अंदर जाता हुआ। इससे x दूरी पे हर जगह फील्ड E, मैग्नीट्यूड में E, E, E और E होगा। हर जगह पे फील्ड E, E, E और E होगा। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गई? पक्का? अगला इंपॉर्टेंट चीज, हम तो ये बोल रहे हैं कि इससे x दूरी पे रहो और थोड़ा नीचे आ जाओ तो भी फील्ड E ही रहेगा, तो भी फील्ड E ही रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? इनफाइनाइट रॉड है तो क्या हो गया इस? अरे इसका दो एक्सप्लेनेशन देते सीधा सीधा। इनफाइनाइट रॉड है तो ये अगर मिडिल पॉइंट तो ये भी मिडिल पॉइंट। ये एक्सप्लेनेशन तब भी दिए थे। दूसरा, मान लो यहां पे फील्ड E1 है और यहां पे फील्ड E2 है। अभी तुरंत सिमेट्री दिखाते हैं, जादू, ठीक है। E1 है और E2 है और ये दूरी है मान लो D। क्या है? D। हम बोल रहे हैं दोनों फील्ड अलग अलग। अच्छा, x दूरी पे यहां तो इस लेवल पे, सेम लेवल पे क्या होगा? सेम लेवल पे तो फील्ड बराबर हो, तो प्रूफ कर दिए। अब हम प्रूफ कर देंगे नीचे भी फील्ड बराबर ही होगा। कैसे? इनफाइनाइट रॉड है, इसको D से नीचे शिफ्ट कर दो। जैसे नीचे शिफ्ट करोगे तो E यहां पे आ जाएगा, E1 यहां आ जाएगा ना,
और रॉड में कोई फर्क नहीं पड़ा, और बहुत बड़ा रॉड है, उसको थोड़ा सा नीचे खींच दिए, तुमको क्या फर्क पड़ेगा? अरे क्या फर्क पड़ेगा? या थोड़ा ऊपर उठा दिए, क्या फर्क पड़ेगा? दैट मीन्स कि E1 बराबर E2। इसका मतलब हमको समझ में एक चीज आ गया कि अगर इससे x दूरी पे एक सिलेंडर ले ले, है ना, जिस सिलेंडर का एक्सिस इस रॉड से रॉड के अलोंग हो, तो उसके लेटरल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा और बराबर भी होगा। इससे यह प्रूफ हो गया कि अगर मेरा एक ऐसा सिलेंडर कंसीडर करें जिसके एक्सिस से ये रॉड पास कर रहा है, तो हर जगह फील्ड बराबर होगा, एक लेवल में भी और नीचे भी अलोंग द सिलेंडर, मतलब इसके कर्व्ड सरफेस पे हर जगह फील्ड सेम होगा। नहीं प्रूफ समझ में आया? तीन चीज प्रूफ अलग अलग करके उसको कंबाइंड किए। तो क्या यहां पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो कर्व्ड सरफेस है उसका जिधर एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा? रेडियल, और फील्ड भी कैसा होगा? रेडियल। अब बोलोगे सर ऊपर वाले ढक्कन पे, ऊपर वाले ढक्कन पे वो भी करके दिखा देता है। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो, सब चीज लिखो, सब चीज लिखो, है ना, कि ऊपर नीचे मूव करने पे भी x दूरी पे फील्ड सेम रहेगा, है ना, और x दूरी पे सेम प्लेन में फील्ड सेम रहेगा, है कि नहीं है? और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो ये सारा पॉइंट लिखो। चल, तो एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कोएक्सियल है, मतलब जिसका एक्सिस इस रॉड के अलोंग है। तो आप बोलोगे सर ये तो आप प्रूफ कर दिए कि x दूरी पे हर जगह फील्ड सेम होगा, लेकिन दूरी कम ज्यादा करने पे तो फील्ड बदल सकता है। अरे बदल सकता है ना। तो सर इसको ढक्कन पे तो गड़बड़ हो जाएगा, ढक्कन पे तो गड़बड़ हो जाएगा। ढक्कन पे मान लीजिए सर ये यहाँ पे वायर है, तो ठीक है x दूरी पे फील्ड E है, लेकिन उससे कम दूरी पे और कम या ज्यादा हो सकता है, कम दूरी पे और कम या ज्यादा हो सकता है। अबे ढक्कन, तो ढक्कन पे एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ढक्कन से तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। उसी तरह नीचे वाले ढक्कन से भी कोई फ्लक्स नहीं होगा, जो भी फ्लक्स होगा कर्व्ड सरफेस एरिया से होगा। तो मेरा काम हो जाएगा, घबराना नहीं है। तो देखो लिखोगे टोटल फ्लक्स, यही होता है ना। इसको तीन हिस्सा में तोड़ना पड़ेगा। यहां पे तीन सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, ढक्कन 1, ढक्कन 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन E डॉट dA ढक्कन 1 प्लस E डॉट dA ढक्कन 2 प्लस का, अब बंद नहीं है, अलग अलग कर दिए उसको, E डॉट dA कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। दिस मस्ट बी टोटल फ्लक्स। अरे इसी को तोड़ दिए हैं। ढक्कन 1 से फ्लक्स 0 है, क्यों? यहां पे कहीं पे भी फील्ड वेक्टर मान लो ऐसे होगा और एरिया वेक्टर ऊपर होगा। ढक्कन 2 से कहीं पे भी फील्ड वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होना चाहिए, क्लोज सरफेस है, इसीलिए डीए वेक्टर नीचे होगा। तो ढक्कन 1 और ढक्कन 2 से फील्ड क्या आ गया ढक्कन लोग? हाँ देखो कितना प्यार से जवाब देता है ना। अब बात आ रहा है कर्व्ड सरफेस से। तो कर्व्ड सरफेस पे देखो हर जगह फील्ड ई है ना, और वो कैसे है? ऐसे रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी क्या है, कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो ये फील्ड कैलकुलेट करो, इंटीग्रेशन ई डॉट डीए कर्व्ड सरफेस, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड और cos 0 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर है, इंटीग्रेशन
dA, तो ये हो जाएगा E इंटू, ये लेंथ मान लो सिलेंडर का L है, कितना है L, और कितने दूरी पे फील्ड निकाल रहे हैं हम, x दूरी पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई XL, 2 पाई XL, 2 पाई XL है ना, तो 2 पाई XL आपका क्या आ गया E डॉट DA, टोटल E डॉट DA आया है ना। अबे वो जीरो हो गया तो, लेकिन है तो टोटल ही ना, हाँ ई ठीक तो है, अब कहाँ ठीक है, सब ठीक था। चलो ये टोटल फ्लक्स आया, दिस फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इसके बाहर चार्ज है और बाहर चार्ज है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो इसके अंदर का चार्ज है लैम्डा इंटू एल। अब लैम्डा चार्ज डेंसिटी है ना, और एल लेंथ इसके अंदर है ना, गधा पाजी, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल मर गया, तो ई क्या बचा लैम्डा इंटू 2 कर दो ऊपर और नीचे भी 2 कर देना, ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे हो गया, तो ई क्या आ गया 2 के लैम्डा बाय सॉरी एक्स भी है, दूरी भी तो होना चाहिए ना, 2 के लैम्डा बाय एक्स, वहां पे डी था क्योंकि वहां पे दूरी ही डी लिए थे, अरे है ना, वो जो हम फाइनाइट रॉड से इनफाइनाइट में कन्वर्ट किए थे वहां पे दूरी क्या लिए थे डी लिए थे, तो 2 के लैम्डा बाय डी आया था, यहाँ पे दूरी x लिए हैं तो 2 के लैम्डा बाय x आ जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होने का, ठीक है। तो फील्ड इन्वर्सली वेरी कर रहा, कोई दिक्कत। अब ये होमवर्क के साथ और होमवर्क लिख लो, अब की बार भी बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट मतलब क्या होता, बहुत लंबा, ठीक है। हॉलो वायर है, कैसा वायर है, हॉलो वायर लो या पाइप जो मानना मान, बहुत लंबा पाइप, ठीक है। इसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सरफेस पे, ठीक है। ये होमवर्क का पार्ट है, बना के आना क्योंकि यहीं सबसे डिस्कशन स्टार्ट होगा, ठीक है। सरफेस पे चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, और इसके एक्सिस से दो जगह पे आपको, अच्छा इसका रेडियस मान लो r है, क्या है r, तो x एक पॉइंट इनसाइड पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड बताना है, और x एक आउटसाइड पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड बताना है, ठीक है। फिर से सुन लो, एक हॉलो चार्ज्ड पाइप है, वेरी लॉन्ग बोले तो आप क्या मान लेते हो इनफाइनाइट है ना, और बोलता है हाँ, अबे इनफाइनाइट कुछ होता है क्या कंपैरेटिव टर्म, तो वेरी लॉन्ग पाइप है जिसका रेडियस क्या है r, चार्ज उसके अंदर नहीं है, सिर्फ उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, खोखला पाइप समझो, और उस पाइप का रेडियस क्या है r, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, तो x दूरी अंदर पे फील्ड बताना है और x दूरी बाहर पे, तो देखो फील्ड का डायरेक्शन वगैरह तो आप यहाँ से ही ले सकते हो, यूज कर सकते हो, जैसे ये इनफाइनाइट रॉड है ना, फील्ड का डायरेक्शन फील्ड x दूरी पे बराबर रहेगा, है ना, ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गॉसियन सिलेंडर लेना ही बेस्ट होगा, है ना, ये तो समझ में आ ही गया। तो एक बार गॉसियन सिलेंडर अंदर लेना x दूरी पे, और एक बार गॉसियन सिलेंडर बाहर लेना x दूरी पे, x रेडियस का गॉसियन सिलेंडर अंदर और x रेडियस का गॉसियन सिलेंडर बाहर। अगेन देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो डिसकंटिन्यूटी आना चाहिए फील्ड में, अंदर का फील्ड और बाहर का फील्ड बराबर, मतलब एकदम स्मूथ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी जरूर होगा अंदर के फील्ड में और बाहर के फील्ड में। क्यों? क्योंकि अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी है,
ठीक। और एक सवाल, अबे 4-5 सवाल तो करके आ सकते हो, संडे है। उसमें ये सॉलिड कर देना, ये हॉलो है, उसमें ये सॉलिड कर देना, और डेंसिटी क्या ले लेना, रो। डेंसिटी क्या ले लेना, रो। तो दोनों क्वेश्चन है, वो पाइप सॉलिड पाइप है, मतलब चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी, अंदर भी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां तक में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ? तो लिखो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज। इन्फिनाइट सीट का मतलब तो इन्फिनाइट होता है कि नहीं? और बोलता है हाँ, कुछ भी इन्फिनाइट नहीं होता, कंपैरेटिव होता है, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब बहुत बड़ा सीट है, ठीक है, मतलब आपको कोई सा भी छोड़ दिख नहीं रहा, ठीक। हम इसको साइड व्यू बना रहे हैं ऐसे, तो साइड व्यू तो ऐसे लाइन ही दिखेगा, अरे साइड व्यू तो ऐसे लाइन ही दिखेगा ना, ठीक है। इससे x दूरी पे हम मान लेते हैं कि फील्ड का एक कंपोनेंट है जो सीट के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक कंपोनेंट है जो सीट के पैरेलल है, और एक कंपोनेंट जो आपकी तरफ है वो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स है ना। ये सीट बहुत बड़ा है, इधर भी है और अंदर भी, इधर भी है और अंदर भी। इस सीट को सीधा सीधा पलट दो तो दोनों ट्रांसवर्स ये जो दोनों कंपोनेंट है ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में सीट को जब आप पलट रहे हो, है ना, तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, उसका खुद का कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस होता नहीं है ना। और जो पहली बार ये वीडियो सिर्फ यहाँ से देख रहे हो वो पीछे जाके देखना पॉइंट चार्ज से, तब समझ में आएगा, है कि नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या डायरेक्शनल प्रेफरेंस, क्या आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ स्पेस आप बोलते रहते हो, है ना। थोड़ा पीछे जाके देखना पॉइंट चार्ज, मतलब ये दोनों तो एग्जिस्ट नहीं कर पाए। उसके बाद अगला चीज हम प्रूफ कर देते हैं कि इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो। अगर सीट को मान लो यहाँ पे फील्ड अलग मान लेते हैं, x दूरी नीचे जाके फील्ड E2 मान लेते हैं, तो सीट को ऊपर नीचे करने से भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब E1 बराबर E2 हो जाएगा, ठीक। मतलब सीट के अलोंग ऊपर नीचे मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह ई फील्ड रहने दो और सीट को आगे पीछे मूव करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस सीट के पैरेलल कोई भी एक सीट ले लो, इस सीट के पैरेलल x दूरी पे कोई भी एक सीट ले लो, तो उस सीट पे हर जगह फील्ड कैसा होगा, उस सीट के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस सीट के पैरेलल अगर हम एक दूसरा सीट ले लेना, इसके पैरेलल है ये, तो उस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, और इसके परपेंडिकुलर होगा तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आ रहा, नहीं है ना, फिर से करते। इस सीट को ऊपर नीचे करने से ये E1 नीचे आ जाएगा, और सीट को ऊपर नीचे करने से आपको चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब E1 E2 में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, E1 बराबर E2 होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया। अब हम अंदर बाहर की बात कर रहे हैं, इसी x दूरी पे यहां पे एक फील्ड ले रहे हैं। ये ऐसा मत सोचना कि सीट यहीं तक है, सीट तो इधर भी है ना इनफाइनाइट, तो इसी x दूरी पे ये सीट के परपेंडिकुलर x दूरी यहां आ गए, और बोले यहां पे फील्ड E3 है। क्या है, E3 है, और सीट को थोड़ा सा ऐसे इधर खिसका दिए तो E1 यहां पे आ जाएगा। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, सीट को थोड़ा सा इधर खिसका दो, पीछे भी तो अनंत है, आगे भी अनंत है, मतलब सिर्फ ऊपर नीचे ही फील्ड बराबर नहीं है, इधर इधर भी फील्ड x दूरी पे,
बराबर है, यानी सीट से x दूरी पे एक प्लेन ले लो, ठीक है, छोटा सा, तो उस प्लेन पे हर जगह फील्ड क्या होगा, बराबर, और किधर होगा, सीट के परपेंडिकुलर या उस प्लेन के परपेंडिकुलर। यही प्रूफ करना चाह रहे हैं इतना देर से। प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, अरे हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो 2-3 गॉसियन सरफेस ले सकते हो। अब आपको दिख गया कि जो फील्ड है वो सीट के परपेंडिकुलर है ना, तो ऐसा सरफेस लो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। अब ऐसा सरफेस लो और इधर से ऐसा सरफेस लो कि फील्ड और ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो दो तरह का सरफेस यूज में आता है। देखो ऐसा बना रहा है, कहीं कहीं ऐसे सिलिंड्रिकल सरफेस ले लेता है, ध्यान से सुनना, यहां से x दूरी पे 2x लेंथ का एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले लेता है किसी किसी किताब में, और किसी किसी किताब में पिल बॉक्स ले लेता है, इसको पिल बॉक्स बोलते हैं। ऐसे ही कुछ बनेगा ना, ये भी ले सकते हो, एक्स लेंथ इधर और एक्स लेंथ इधर। बताते क्या फायदा, इसमें 6 सरफेस बनेगा और उसमें 3 सरफेस बनेगा, लेकिन ध्यान से देखो तो इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड इधर है और यहाँ एरिया वेक्टर हर जगह, ये सिलेंडर है ना, तो हर जगह एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। उसी तरह इसमें भी देखोगे तो इस सरफेस से ये जो कोई भी लेटरल सरफेस है उससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, जो भी फ्लक्स गुजरेगा दोनों एंड सरफेस से ही गुजरेगा। अच्छा, एक्स दूरी पे फील्ड क्या माने हैं हम, ई, तो हर जगह ये फील्ड क्या होगा, ई। अच्छा, एरिया मान लो इसका ए, उसी तरह इधर भी एक्स दूरी पे फील्ड सेम ही होगा मैग्नीट्यूड में, और होगा, और एरिया मान लिए ए। अच्छा सॉरी, यहां भी तो फील्ड होगा, होने दो ना, एरिया इसका परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स जब आप कैलकुलेट करोगे ई डॉट डी ए, तो ऐसे बोल सकते हो फ्लक्स थ्रू ढक्कन 1, फ्लक्स थ्रू ढक्कन 2, यहां तो बहुत सारा ढक्कन है, चलो, फ्लक्स थ्रू ढक्कन 1, फ्लक्स थ्रू ढक्कन 2 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ई डॉट डी ए। और अब की बार कर्व्ड सरफेस है, फ्लक्स क्या है, 0। ढक्कन से फ्लक्स निकालोगे तो देखो ई और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो ई डी ए करोगे तो ई ए आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। तो दोनों ढक्कन से मिला के कितना फ्लक्स आ जाएगा टोटल, 2 ई ए। अरे आएगा ढक्कन लो, पक्का, अरे पक्का। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज। तो देखो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज है, यहाँ पे भी ऐसे सर्कुलर सरफेस कट रहा होगा अंदर। अब सिलेंडर लो, एक पेन लो, पेपर में ऐसे छेद कर दो, तो कैसा छेद निकलेगा, ढक्कन जैसा, है ना, ढक्कन जैसा निकलेगा। तो उस पर कितना चार्ज होगा, पाई, सॉरी एरिया दिया हुआ, तो एरिया इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया काट दो, ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा के रो लिखे थे बे, सरफेस डेंसिटी रो माने थे ना आप, रो, तो ये आ जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार और प्रूफ कर चुके थे, हाँ वही है, लिखना बे, सिग्मा तो लिखे, अब सही लिखे ना। तो एक इनफाइनाइट सरफेस से कितना भी दूर चले जाओ, फील्ड हमेशा कितना होता है, कांस्टेंट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता, ठीक है।
जब तक कि आप उसके एज के करीब नहीं जा रहे हो, एज के करीब जा रहे हो तो फिर इन्फिनाइट नहीं है। यहां तक में कोई दिक्कत? पक्का? आगे की कार्रवाई अगले क्लास में। और होमवर्क अगर वो 4-5 जो लिख के दिए हैं सबके कॉपी में अटेम्प्ट नहीं रहा तो उतना ही घूसा मारेंगे जितना अटेम्प्ट नहीं रहा। एक अटेम्प्ट रहा, 4 अटेम्प्ट नहीं रहा तो 4 घूसा, ठीक है।